एक छोटा सा सवाल है, हम इस पे ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हम किसानों के लिए, एक तो पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन में किसानों की हक के लिए क्या क्या बात की गई है, और किस तरीके से जो मूलभूत सैद्धांतिक अधिकार हैं किसानों की, वो किस तरीके से किसान बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बैरियर्स के अपनी जो मूलभूत अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कैसे एक्सेस करें। उसमें लॉ स्टूडेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि कहां तक आप इस बात से सहमत हैं कि ये जो पूरा एक्ट है पूरी तरीके से किसान विरोधी है। तो इन दो प्रश्नों पे सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। ये जो काफी देर से मैं अभिमन्यु जी को सुन रहा था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि लॉ के स्टूडेंट हमारे सामने हैं, और वो बहुत सारी बातें जो अभिमन्यु जी के वर्सन में आई, तो एक बार मैं 2 मिनट के लिए उसमें कंक्लूड कर दूं, क्योंकि हेलो जी बोलिए सर। जी यस सर, Can hear you. तो लॉ के स्टूडेंट जो हैं वो इसको थोड़ा सा चीजों को समझ लेंगे कि एक तो सुधार एक प्रक्रिया है, और अगर हम इस बात को लेके रहेंगे कि भी ऐसा हो रहा है, अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो ये एप्रीहेंशन है कि भी ये नुकसान हो जाएगा या ये कठिनाइयां इसमें आ जाएंगी। ये सारी चीजें जो ऑर्डिनेंस आए हैं, मैं ये समझता हूं कि पॉजिटिव सोच के साथ, कि ये कोई एक सुधार की सोच के साथ आए हैं। मोटे तौर पे जो बात आई थी, जैसे एपीएमसी का सवाल एक अभिमन्यु जी ने उठाया था, एपीएमसी लॉ के स्टूडेंट के जानने के लिए मैं ये बताऊं कि एक तो सारे देश में बराबर मंडी व्यवस्था एक साथ नहीं लागू हुई, और सारे देश में जो लैंड टेन्योर जो था, भूमि के मालिकाना हक जो मिले देश के आजाद होने के बाद, वो भी अलग अलग परिस्थितियों में मिले हैं। भूमि सुधार कानून लागू हुए और अलग अलग समय में पास हुए। खास तौर से पंजाब जो जिसमें आप पाकिस्तान में भी जो हिस्सा चला गया, और हमारे यहाँ पंजाब जिसमें से हिमाचल और हरियाणा भी बने, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर लैंड टेन्योर के लिए महलवाड़ी सिस्टम, जिसमें सारी जमीन का मालिक पट्टी बना के गांव होता था, और उन पट्टियों में फिर किसानों के ऊपर, हड़ के ऊपर, एक हड़ के ऊपर कितनी जमीन मिलेगी, यदि मोटी जमीन है तो उसको 20 बीघा मिलेगी, और अगर वो बरानी जमीन है तो, और अगर वो चाही जमीन है तो वो 10 बीघा मिलेगी। और बाकी जो देश था, ज्यादातर रियासतों में जो बटा हुआ था, उन रियासतों में से जो लैंड टेन्योर जो आई, भूमि का मालिकाना जो हक आया, उसमें रैयतवाड़ी सिस्टम था। 1961 तक तो, मुझे राजस्थान का ध्यान है, हमारे पड़ोस में एडजॉइनिंग स्टेट है, 1961 तक मालिक के खाने में, आज का जो भूमि मालिक है उसका नाम नहीं था, खाना कास्त में उसका नाम होता था, मालिक के खाने में उसका नाम नहीं था। यहाँ रैयतवाड़ी सिस्टम था। तो ये जो महलवाड़ी सिस्टम था, यहाँ पर किसान खुद मालिक अपनी जमीन का, वो अपने खेत में अपना अन्न पैदा करे, उसके बाद में वो व्यापारी के पास लेके जाए। उस जमाने में, जब मैं सर छोटू राम की बात कर रहा हूँ, जब ये सारी चीजें वहां से शुरू हुई थी, और इस मंडी व्यवस्था का हम जनक कह सकते हैं पूरे देश में सर छोटू राम को, तो उस वक्त व्यापारी के पास कच्चे और पक्के बाट होते थे। वो जब खरीदते थे तो कच्चे बाट से खरीदते थे, और जब किसान को, जब वो कंज्यूमर बन के उसके पास जाता था तो पक्के बाट से उसको देते थे। तो उस किसान का हक प्रोटेक्ट करने के लिए मंडी व्यवस्था की स्थापना उस वक्त की गई थी। लेकिन जैसा अभिमन्यु जी ने अब स्वीकार भी किया है कि इस पीरियड में किसान के साथ व्यापारी की एक तरह से ईमानदारी की बात नहीं होती, और व्यापारियों द्वारा किसान का शोषण भी हो रहा है। मंडी व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अगर हम सुधार को एक प्रक्रिया माने, मैं सरकार के इस ऑर्डिनेंस के पक्ष में भी नहीं हूं, विरोध में भी नहीं हूं, पर मैंने इनको पढ़ लिया, और जैसा अभी बताया आपने पांडे जी ने, कि प्रोटेक्ट किया हुआ है, मैंने 2 बार इसको पढ़ा, और
किसान का इंटरेस्ट सिविल कोर्ट में जाने के बजाय और इस हिसाब से प्रोटेक्ट किया है कि उसको रिलीफ मिलने में कुछ महीनों से ज्यादा नहीं लगता है, और उसके लिए फाइन भी अच्छा है अगर कोई उसके साथ कोताही करता है तो ये जो आपने बताया है, मुझे लगता है कि ये सारे का सारा प्रोटेक्ट किया हुआ है। पर उसके बाद भी अगर हम ये देखें कि अगर वही मंडी व्यवस्था चलती रहे जिसमें अनेक तरह की कमियां रह गई हैं, व्यवहारिकता अलग होती है और प्रैक्टिकल अलग होता है, तो आज खरीदार ज्यादा से ज्यादा होंगे, जितनी ज्यादा बार्गेनिंग हो सकेगी किसान बार्गेनिंग कर सकेगा, क्योंकि मंडी में तो मुझे जो वर्ड्स बोलने पड़ रहे हैं, किसान की हालत वो थी जैसे शमशान घाट में लेके मुर्दे को जाता है, वहां किसी भाव में भी लकड़ी मिले मुर्दे को जलाना पड़ता है। बट मंडी में अगर अनाज लेके जाएगा तो वहां उसको दे के आना पड़ेगा, जो मर्जी एक व्यापारी वहां हो, दो हो, जो भी भाव खरीदेगा उसी भाव होगा। लेकिन आज अगर ओपन मार्केट में वो बेचने के लिए उसको छूट मिल गई है और व्यापारी को खरीदने के लिए छूट मिल गई है, तो ये ठीक है कि मंडी व्यवस्था इससे मर जाएगी और मंडी में जो स्टेट को जो टैक्स मिलता है वो टैक्स मिलना बंद हो जाएगा, और दूसरे नुकसान इसके स्टेट को हो सकते हैं, फेडरलिज्म को नुकसान हो सकता है। ये सारी बातें इनका सवाल किसान से पहले स्टेट गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। पर यहाँ किसान को बहुत ज्यादा नुकसान होने की जो बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात बीच में आई थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जितना हाइप हम दे रहे हैं कि भाई विदेशी कंपनियां आएंगी और वो किसान की जमीन को हड़प लेंगी, इतना भी नहीं है। हरियाणा की मैं बात करूं, मैं हरियाणा में बैठा हुआ हूं, या पश्चिमी यूपी की मैं बात करूं जहां गन्ना पैदा होता है, या देश के दूसरे भी महाराष्ट्र की बात करूं जहां सबसे ज्यादा गन्ना और चीनी मिलें काम करती हैं, गन्ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत ही उगाया जाता है। पहले मिल में आप अपनी जमीन को रजिस्टर करवा देते हैं तो ही मिल आपके गन्ने को खरीदती है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। हरियाणा में जो HSIDC है, जो बीज फाउंडेशन बीज किसान को देती है और उसके बाद सर्टिफाइड बीज किसान से वापस पैदा करने के बाद वो लेती है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। और 150 रुपए का भाव जो रूटीन में मंडी में किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम पे मिलता है, HSIDC उसी किसान से वो उसके द्वारा दिया हुआ फाउंडेशन बीज का सर्टिफाइड बीज जब लेती है तो वो 2000, 2100, 2200 इतने रुपए तक उसको पेमेंट मिलती है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये दोनों बातें, ये एक सुधार की प्रक्रिया है जहां तक मैं समझ सकता हूं। रही बात लॉ के स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं और इनके समझने की जो बात है वो ये है कि किसान का इंटरेस्ट जो है वो इन ये जो ऑर्डिनेंस दिए हैं इनमें प्रोटेक्ट किया हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा अभी इतना ये सोचा जाए, क्योंकि जिस हिसाब से ये ऑर्डिनेंस आए हैं, जिस हिसाब से इसमें अभी पार्लियामेंट का सेशन होगा, इसमें डिबेट भी हो रही है और किसान संगठन भी अपने ढंग से बात कर रहे हैं, और सीधा सबसे ज्यादा अगर किसी का इंटरेस्ट इसमें क्लैश हो रहा है तो वो स्टेट गवर्नमेंट है जो टैक्स के रूप में लेती थी, जिसमें मंडी कर वगैरह, तो उनका भी है। लेकिन किसान के बारे में मैं एक बात जरूर बता सकता हूं कि यदि किसान को मौका मिले तो किसान अनाज, और अनाज के अलावा आज भी अनाज तो सरप्लस हम पैदा करते हैं जिसमें गेहूं और चावल के लिए तो बहुत सारी जगह एक सवाल भी खड़ा हो गया है कि भी पानी जहां कम होता है वहां भी धान की अगर फसल होती है तो पानी का बड़ा नुकसान होता है। किसान को अगर सही भाव मिले, सही प्रोटेक्शन मिले, तो जैसा हरित क्रांति के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पंजाब, हरियाणा जहां हरित क्रांति आई थी, यहां ऊंची बढ़ने वाली जो गेहूं की और धान की फसल थी उसकी जगह जो बोनी किस्म लेके आए, उस बोनी किस्म की वजह से किसान ने उसकी पैदावार को दुगना कर दिया। अगर दालें और तिलहन इसमें भी किसान को सही भाव मिले और उचित सरकार की तरफ से अगर सहयोग मिले, जो सब्सिडी की बात कर रहे थे, या मेरे ख्याल से अभिमन्यु जी, मुझे पक्का नहीं पता पर जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन है, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट ने, जो हमारे हरियाणा में नहीं मिला,
वहां 150 रुपया गेहूं के ऊपर बोनस दिया, और उसका परिणाम है कि वहां किसान ने इस बार जो केंद्रीय पूल में जो गेहूं की खरीद करवाई, वो 127 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हुई, और जो पंजाब पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता था, वहां 125 लाख टन अनाज गेहूं पैदा हुआ। एक पंजाब से ज्यादा मध्य प्रदेश ने पैदा किया, और उसका कारण शायद ये था कि किसान को जो 150 रुपया जो बोनस 3-4 साल तक लगातार दिया। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान के फेवर की बातें होनी चाहिए, किसान के फेवर के कानून होने चाहिए। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और स्टेट गवर्नमेंट को यदि मंडियों के माध्यम से स्टेट का टैक्स नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से स्टेट गवर्नमेंट बोनस या किसी भी तरह की दूसरी जो फैसिलिटीज है वो किसान को नहीं दे पाएंगी। और किसान से जो व्यापारी जो बड़े लेवल पे, जैसे आपने बात की कारगिल या आईटीसी, ये जो आईटीसी का और बिहार गवर्नमेंट का कोई एक झगड़े की बात जो आपने की थी, ये जो बड़ी कंपनियां जो किसान से अनाज खरीद के प्रोक्योरमेंट करती हैं, तो ये कंपनियां कहीं ना कहीं सीधी केंद्र सरकार से जुड़ेंगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास इनकम उसकी घट जाएगी, और उसका नतीजा फिर ये होगा कि स्टेट गवर्नमेंट किसान को वो फैसिलिटीज नहीं दे पाएगी, और फैसिलिटीज नहीं दे पाएगी तो किसान मजबूरी में, जैसे आज हरियाणा में टोटल रकबा जो 30 लाख हेक्टेयर में खेती होती है, उसमें से 14 लाख हेक्टेयर में अकेले धान खड़ा है, जबकि किसान सरकार को चाहिए था कि भी यहाँ धान की बजाय दूसरी फसलें होती, लेकिन दूसरी फसलों का भाव नहीं मिल रहा है। और 24 जिन्स ऐसी हैं जिसका एमएससी सरकार की तरफ से डिक्लेयर होता है, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज भी गेहूं, मोटा चावल, और हरियाणा की या थोड़ा इस लगते क्षेत्र की बात करें तो 2 साल से बाजरा और सरसों, जिसका बाजरे की खरीद हुई और सरसों की भी 30% टोटल पैदावार का 31% की खरीद हुई। नहीं तो बाकी जिन्सों का सिर्फ भाव की डिक्लेयर होता है, और उसकी एमएसपी के ऊपर कोई खरीद नहीं होती है। तो जो वर्तमान व्यवस्था है, जिसके सपोर्ट में हम अगर कोई भी सुधार की दिशा में कोई अगर ऑर्डिनेंस लाया गया है, उस ऑर्डिनेंस का विरोध करते हुए अगर वर्तमान स्थिति में ही खड़े रहेंगे, तो वर्तमान स्थिति में यह होगा कि इन 24 जिन्सों का, जिनका एमएसपी डिक्लेयर करके सरकार वाहवाही लूट लेती है, और उसके बाद में सिर्फ 2 अनाज, और वो 2 अनाज भी इसलिए कि पीडीएस सिस्टम के तहत भारत सरकार को वो अनाज किस लोगों को 19 रुपए 50 पैसे के भाव से गेहूं खरीद के और 2 रुपए किलो पे वो पीडीएस सिस्टम में देना पड़ता है, इसलिए उस गेहूं की प्रोक्योरमेंट होती है और मोटे धान की प्रोक्योरमेंट होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत ज्यादा इस ऑर्डिनेंस के पक्ष में इसलिए नहीं हूं कि स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक होल्डर, खासतौर से मैं जो कह सकता हूं, जिसमें किसान स्टेक होल्डर है, जिसमें व्यापारी भी स्टेक होल्डर है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है, उस स्टेक होल्डर का पक्ष नहीं सुना गया है, और सरकार ने ये अपनी मर्जी से ऑर्डिनेंस जारी कर दिए, और उनका पक्ष सुने बिना जो लेवल फील्ड प्लेइंग की जो बात आती है, वो जब तक नहीं होगा तो मंडी के अंदर बैठा हुआ व्यापारी या मंडी में हो रही खरीद, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्सेस मिलते हैं, वो नहीं हो पाएगी, और बाहर जो खरीद होगी उससे स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है वो पैसा नहीं मिल पाएगा। ये सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। ये चीजें देखने और समझने की हैं, लेकिन पूरे देश को हम एक रूप में देखें, यहाँ लॉ के स्टूडेंट के समझने की ये बात है कि सारे देश में लैंड टेन्योर जो था, भूमि के मालिकाना हक जो मिले, वो एक समान नहीं है, और मंडी व्यवस्था भी एक समान नहीं है। यहाँ जो 562 रियासतें थी, सभी रियासतों ने अपने अपने ढंग से जमीन को, और जब उन्होंने अपना भारत सरकार में जब मर्ज कर दिया था अपने आप को, तो उसके बाद जो भूमि सुधार कानून टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट लेके आई, उस हिसाब से मालिकाना हक किसानों को मिले थे, और उसी हिसाब से किसान कहीं पिछड़ा हुआ है, कहीं थोड़ा आगे चला गया, कहीं आगे जाने के बाद उसको कई तरह की एप्रीहेंशन पैदा हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम बीमार ना हुए हो, उस वक्त तक ये डर के भी अगर बीमार हो गए तो इसका ये इलाज नहीं हो पाएगा या और है, सारी बीमारियां कोरोना नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभिमन्यु जी या किसान संगठन, या जिनमें मैं अपने आप को भी शामिल कर सकता हूं, जिसमें मैंने बहुत सारे सवाल खड़े किए,
जिसमें भारत सरकार ने जो ऑर्डिनेंस दिया है, और मैं बहुत ज़्यादा 100% इसमें सहमत नहीं हूँ, पर उसके बावजूद भी यदि हम सुधार नहीं करेंगे तो ये वही स्थिति होगी जब कंप्यूटर इस देश में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने की बात आई थी, तो बड़ा हाइप हो गया था कि पूरा सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे और किसी को काम नहीं मिलेगा। मैं उस टेक्नोलॉजी को आज वेलकम करते हुए और सैल्यूट करता हूं कि आज हम बैठे हुए जूम ऐप के ऊपर इस पैंडेमिक स्टेज पे और आराम से अच्छी तरह से बात कर पा रहे हैं। तो सुधार के लिए रास्ते हमें ओपन रखने चाहिए, दिल बड़ा रखना चाहिए, लेकिन अगर ये ऑर्डिनेंसेस सही नहीं हुए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये सारी बातें जो ऑर्डिनेंस आज आए हैं, इनके ऊपर विचार, जैसा कि अभिमन्यु जी ने बताया था, 1990 से जब से आर्थिक सुधारों की बात देश में चली थी, WTO आया था, उस वक्त भी एक चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी नैनीताल में 2006 में, और उसमें ये जो बातें आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की और ये मंडी व्यवस्था के बारे में के अंदर ये वित्त मंत्री जो थे उनके साथ बड़ी जबरदस्त बहस हुई थी, और हालांकि वो बेनतीजा रही, और वही बातें आज मुझे लग रहा है 2020 में दोबारा से फिर 2006 वाली चीजें आज आ रही है। तो अगर ये सारी चीजें बहुत सही नहीं की है, जो मुझे भी लगता है कि कई सारी कमियां इसमें, कई सारी गलतियां यहाँ रही हैं, जिसकी वजह से आज किसान आंदोलन या तो भयभीत हैं या उनमें एक एप्रीहेंशन है कि भी उनके साथ कुछ नुकसान होने वाली बात होगी, या आम किसान जो मानता है कि भी मेरा स्टेक लगा हुआ था इसमें और मेरे से राय नहीं ली गई, या व्यापारी। हरियाणा और पंजाब में मैं बीच में एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि यहाँ बड़ी अजीब सी स्थिति है, और हरियाणा में तो मंडियों में बैठा हुआ व्यापारी, आड़ती जिसको हम कह सकते हैं, कच्चा आड़ती, वो मंडी में व्यापारी है, गांव में वो जमींदार है, और अगर आंदोलन करना पड़े तो वो नेता भी वही है, यानी कि 3 in 1 आज, क्योंकि बहुत सारी मंडियों में आढ़त की दुकान आज उन किसानों के पास है जो बड़े जमींदार हैं, कहने को वो किसान हैं लेकिन अपनी जमीन को वो किराए पर देते हैं नीचे छोटे किसानों को, भूमिहीन लोगों को 15,000 से लेके 25,000 रुपए तक एकड़ का वो किराया वसूल करते हैं। मंडी में अपनी आढ़त की दुकान है, पैसे वालों से 1 रुपए सैकड़े के हिसाब से इंटरेस्ट पर पैसा लेते हैं, और उस किसान को जो जिससे वो खेत में काम करवाते हैं, अपने खेत में काम करवाने, उसको 2 रुपए सैकड़े पे वो इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, और सिक्योर्ड लोन है, जो ही वो फसल मंडी में लेके आता है अपनी दुकान पर, उससे वो पूरा काट लेते हैं, उससे ब्याज भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मंडी व्यवस्था जो वर्तमान में है, इसमें बदलाव की भी जरूरत पड़ी हुई थी, खास तौर से पंजाब में, हरियाणा में, क्योंकि यहाँ का जो व्यापारी है वो 3 in 1 है, वो व्यापारी है यानी कि आड़ती है, वो किसान है, और वो नेता है। तो मैं कोई बहुत कंट्राडिक्शन लेके नहीं बैठा हुआ हूँ, या अभिमन्यु जी से, किसान संगठनों से, और बीइंग किसान मैं बहुत सारी चीजों में ये मानता हूँ कि यहाँ बहुत जल्दबाजी की गई, और ये चीजें जो 2006 में मैंने कहा नैनीताल में चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में डिस्कस हुई थी, बड़ी बात यह है कि यहाँ आज तो स्टेट गवर्नमेंटों को भी विश्वास में नहीं लिया गया, और उनके स्टेक के ऊपर ये सारी चीजें हो रही हैं, व्यापारी को विश्वास में नहीं लिया गया, किसान को नहीं लिया गया, और इसकी वजह से ही आज वो तीनों सरकार के, केंद्र सरकार के इन अध्यादेशों के खिलाफ खड़े हुए हैं। और लॉ के स्टूडेंट जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, ये लॉ के स्टूडेंट भी इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गलती ऑर्डिनेंस में है, ऑर्डिनेंस से लाने के तरीके में है, या ये जो लोग नीचे से जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो गलती पर हैं। तो उनके समझने के लिए मेरे ख्याल से ये अकेली जो आज बातचीत हो रही है ये काफी नहीं है, और इसके लिए बार बार बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए भारत में लैंड टेन्योर सिस्टम को समझना पड़ेगा। अगर किसान की बात करते हैं तो लैंड टेन्योर, भूमि के मालिकाना हक, देश आजाद 1947 में हो गया, लेकिन मालिकाना हक इस देश के प्रत्येक राज्य को एक साथ नहीं मिले। मालिकाना हक मिलने में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से भूमि सुधार कानून हुए। बिहार की परिस्थिति अलग है, तमिलनाडु की परिस्थिति अलग है, राजस्थान की परिस्थितियां अलग हैं, पंजाब की अलग हैं, हरियाणा के अलग हैं, यूपी के अलग हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो लॉ के स्टूडेंट के समझने की हैं, लेकिन पर यहाँ मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि ये ऑर्डिनेंस जो जारी किए गए हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि किसान को प्रोटेक्ट नहीं किया गया।
इसमें प्रोटेक्ट किया गया है, टाइम बाउंड प्रोटेक्ट किया गया है। और मुझे नहीं लगता कि इस लाइन पर ये अगर काम करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट अगर इसमें सहमत हो, पर अभिमन्यु जी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये ऑर्डिनेंस लाए गए हैं, हमसे पहले ये लड़ाई स्टेट गवर्नमेंटों को लड़नी पड़ेगी। राजनीतिक परिस्थितियां हो सकती हैं कि भी वो सारी बातें उस हिसाब से रेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो टैक्सेस उनको मिल रहा था, जो पैसा उनको मिल रहा था, मैं हरियाणा की बात करूं तो 2% HRDF हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड के नाम पे मिलता था, 2.5% बेशक आड़ती ले लेता था, लेकिन 2% मार्केट फीस मिलती थी। मार्केट फीस मार्केट बोर्ड के पास जाती थी और मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा प्रदेश में उस पैसे से हरियाणा सरकार की सलाह के ऊपर सड़कें बनाता था। यदि मंडी में खरीद ही नहीं होगी, जिसका मैं कह सकता हूं कि मंडी का प्रीमिजेस मुश्किल से 0.01% है, इसके बाहर जो खरीद होगी जिसका 99.99% जो प्रीमिजेस है, अगर वहां खरीद होगी तो मंडी के अंदर कोई भी आदमी 6.5% एक्स्ट्रा कटवा के खरीदने के लिए नहीं जाएगा। चाहे फ्लोर मिल वाला हो, चाहे ऑयल मिल वाला हो, चाहे दाल मिल वाला हो, वो सारा बाहर से खरीदेगा। और बाहर से खरीदेगा तो वो जो 2% जो मंडी का जो मार्केटिंग बोर्ड का है वो, और जो 2% HRDF का है वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट की डेवलपमेंट रुक जाएगी। और इसके लिए संघर्ष हमसे पहले, हम किसानों से, मैं आपके साथ अपने आप को किसानों के साथ जोड़ रहा हूं, हम किसानों से पहले ये संघर्ष स्टेट गवर्नमेंटों को करना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। लॉ के स्टूडेंट के लिए ये है कि वो लैंड टेन्योर को समझें। ये इसके लिए बेशक से मैं होस्ट वेदांश जी से और अश्विनी जी से मैं चाहूंगा कि भी वो अलग से इसके लिए समय कोई रख लें, और इन चीजों को समझने के बाद सारी बातें समझ में आएंगी। थैंक यू। मैं बहुत बहुत धन्यवाद नृपेंद्र जी आपका, जिस तरीके से आपने इसको, इस पूरे लेजिस्लेशन की एक पृष्ठभूमि दी है, आपने इसका बैकग्राउंड बताया कि किन परिस्थितियों में लेजिस्लेशन बना, और आपने जो चीफ ये बातें हैं, ये जो लेजिस्लेटिव फील्ड में नहीं है उनको